हेलो दोस्तों, हम आज पढ़ने वाले हैं मॉडर्न इंडिया के बारे में। ओके, तो कैसे मॉडर्न इंडिया की बात अगर हम करते हैं तो कैसे फिर उसमें ब्रिटिशर्स थे वो कैसे अपने आप को एक्सपेंड करते हैं इंडिया में। ओके, तो ये सभी हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं। मैंने बात की है कि कैसे ब्रिटिशर्स अपने आप को इंडिया में एक्सपेंड करते हैं, तो इसका मतलब ये रहेगा कि कुछ पोर्शन रहेगा वहाँ पे स्टार्टिंग में जाकर के कुछ एरिया है, वहाँ पे जाकर के वो स्टार्टिंग में कैप्चर करते हैं, उसके बाद फिर पूरे के पूरे देश में वो फैल जाते हैं। तो हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे जी बंगाल से, बंगाल के बाद फिर हम मैसूर के बारे में पूरे के पूरे फिर आगे जो उन्होंने एक्सपेंशन किया है अपना उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ब्रिटिश कैसे अपने आप को यहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये हिस्ट्री की वीडियो जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया से कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, स्टेट का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, मॉडर्न इंडिया अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मॉडर्न इंडिया उसमें एक इम्पोर्टेंट जो है वो एरिया जो है वो कवर करता है। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो अपनी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस जो वीडियो में इम्पोर्टेंट रहेगा वो क्या रहेगा। दो युद्ध है जी वो, एक तो है अपना प्लासी का युद्ध, ओके, और दूसरा कौन सा है जी अपना बक्सर का युद्ध। और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ नवाब आए थे, उनकी कुछ ट्रीटी हुई थी, वो भी इम्पोर्टेंट है, वहाँ से भी जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब देखो, अब हम बात करेंगे यहाँ पे इंडिया की, बट जैसे ही आप इंडिया से बाहर देखोगे, अगर मैं यूरोप की तरफ बात करने लगूँगा तो वो यूरोप का जो इम्पैक्ट है वो कहाँ पे पड़ने वाला है, वो इंडिया पे भी यूरोप का इम्पैक्ट जो है वो पड़ने वाला है। ओके, कि कैसे यूरोप में अगर कुछ चेंज होता है तो वो इंडिया को भी अपने आप ही खुद ब खुद जो है वो इफ़ेक्ट जो है वो करने लगता है। ओके, तो ये सभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखो, अब हम बात करेंगे जी 1700 के बाद की। 1700 के बाद ऐसा टाइम था, इन सालों में यूरोप में जो है वो शक्तियों के बीच में संघर्ष चल रहा था। 1700 के समय यूरोप में किस किस के बीच में, एक तो इंग्लैंड के बीच में और एक चल रहा था जी फ्रेंच के बीच में। तो इनके बीच में जो है वो संघर्ष चल रहा था कि कौन सुप्रीम है। तो फिर लास्ट में जा कर के लगभग 1750 के आसपास इनका जो है वो 7 ईयर वॉर चलता है, और उसको जो है हम इंडिया में लेकर के आएंगे कि कैसे उसका इफ़ेक्ट जो है वो इंडिया में भी होता है। अब यहाँ के इंग्लिश और इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच में कर्नाटक युद्ध भी होते हैं जी। कर्नाटक युद्ध जो है वो कब होते हैं, क्यों हुई है, वो सभी मैंने प्रीवियस वीडियोस में जो है वो बता दिया है अपने आपको, ठीक है। तो आपको बताया है कर्नाटक युद्ध, 3 युद्ध हुए थे इंग्लैंड के और फ्रांस के, और जो इंडिया में हुए थे वो सभी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। ठीक है जी। तो अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि इसका जो है वो इंडिया में क्या कुछ था। अब मैं अगर ये इंडिया है तो ब्रिटिश के पास यहाँ पे 3 मेजर स्टेशन थे। ब्रिटिश के पास 3 मेजर स्टेशन थे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ जी बंगाल, उसके बाद यहाँ पे आता है जी फिर मद्रास, और फिर यहाँ पे आता है जी बॉम्बे। ये 3 मुख्य एरिया थे जी ब्रिटिशर्स के इंडिया में। ओके, और यहाँ पे दिल्ली में कौन थे जी, मुगल थे। दिल्ली में कौन थे, मुगल थे। अब ये जो तीनों के 3 एरिया है, इनमें ब्रिटिशर्स ने हर एक में एक प्रशासनिक अधिकारी अलग अलग रखे हुए थे। क्या बोला जी मैंने, प्रशासनिक अधिकारी जो इनको देखते थे, इनका जो है आगे प्रोसीड करते थे ट्रेडिंग के बारे में। ओके, तो इनको जो है वो अलग अलग थे। बॉम्बे में अलग था, मद्रास में अलग था, और बंगाल में अलग था। ओके, इस वजह से रखते थे ताकि जो है वो इस पे ट्रेडिंग पे जो कंट्रोल है वो बड़े अच्छे से हो सकता है। आज जब ट्रेडिंग की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में ये भी बोला गया था, कई बार कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं कि इंग्लैंड से जो लोग आए थे, इंग्लिश जो थे, वो हमारे ऊपर राज करने के लिए आए थे। बट कुछ बोलते हैं कि वो ट्रेड करने के लिए आए थे। बट अगर सही माना जाए तो कुछ हद तक ऐसा है कि स्टार्टिंग में वो क्या करने के लिए आए थे, ट्रेड करने के लिए आए थे। वो जब वो ट्रेड करने के लिए आते हैं और यहाँ पे कुछ टेरिटरी को हथिया लेते हैं, ओके, और वहाँ पे फिर जो है आगे अपना बिजनेस करते हैं, तब यहाँ पे वो लोकल रूलर को देखते हैं
जब वो लोकल रूलर को देखते हैं तो वो देखते हैं कि इनमें आपस में मनमुटाव बहुत ज़्यादा है, तो इनकी पॉलिटिक्स में आराम से वहाँ पे एंटर किया जा सकता है और एक दूसरे के साथ इनको लड़ा करके और यहाँ पे कब्जा किया जा सकता है, आराम से यहाँ पे ट्रेडिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारी खुद की फूट ने ही हमारे ऊपर राज करने को प्रेरित किया था अंग्रेज़ों को। ओके, अच्छा, तो अंग्रेज़ों के 3 मुख्य एरिया थे, स्टेशन थे, मद्रास था, बंगाल था और बॉम्बे था। ओके, मद्रास में क्या था? कलकत्ता, फोर्ट विलियम, आपको याद रखना है। ओके, सभी जगहों पे अलग अलग प्रशासनिक अधिकारी थी। अब अगर मैं बात करने लगा हूँ जी, 2 मुख्य उस समय 1700 के समय में 2 मुख्य पावर थी जी। एक क्या था? एक तो इंग्लिश थे और दूसरा था जी फ्रेंच। अब अगर मैं बात करता हूँ, इंग्लिश तो थे जी इन 3 जगहों पे और फ्रेंच 2 जगह पे थे जी। वो कौन कौन सी है? पौंडीचेरी और दूसरी फिर क्या आती है? चंद्रनगर। एक ये पौंडीचेरी में थे, एक ये कहाँ पे थे जी? चंद्रनगर में। बट फ्रेंच ने क्या किया था? इन दोनों में सिर्फ एक ही प्रशासनिक अधिकारी रखा था। सिर्फ क्या रखा था जी? सिर्फ एक ही प्रशासनिक अधिकारी रखा था। कहाँ रहता था जी? पौंडीचेरी में। अब जाहिर सी बात है, पौंडीचेरी के ऊपर ही वो अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा, चंद्रनगर के ऊपर वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तब 1750 में क्या होता है कि जब पौंडीचेरी जो है वो इनसे छीन लिया जाता है इंग्लैंड के द्वारा, तब जो है वो चंद्रनगर के ऊपर भी इनका बहुत हद तक जो है वो होल्ड जो है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है जी। ओके, तब वहाँ पे आगे जा कर के क्या कुछ रहता है वो हम आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं जी, 3 मुख्य स्टेशन थे इंग्लैंड के। वो क्या क्या था जी? बॉम्बे था, मद्रास था और आपका बंगाल था। और फ्रेंच के क्या कहते हैं? पौंडीचेरी थे और चंद्रनगर थे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जी अकेले, सिर्फ एक एरिया में, वो क्या है? बंगाल है वो। ओके, चलिए अब हम वहाँ पे चलते हैं। तो जब अगर मैं बात करने लगा हूँ कि ब्रिटिश इन बंगाल, ब्रिटिश इन बंगाल, जब मैं ये बात करने लगा हूँ तब देखो 1707 में हुआ क्या था? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है जी। किसकी मृत्यु होती है? औरंगजेब की। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़लों के पास कोई भी एक ऐसा शासक नहीं आया जो काफ़ी मजबूत था। ओके, इसके कारण होता ये था कि जो छोटे छोटे राज्य थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। जब वो स्वतंत्र घोषित करने लगे तो सभी जो है उनकी शक्तियाँ कमज़ोर होती चली गई। क्यों? क्योंकि एक बड़ा राज्य अपने आप में शक्तिशाली था, छोटे छोटे वो बंट चुके थे। इसके बाद ध्यान जाता है जी मराठों की तरफ। इसके बाद ध्यान कहाँ जाता है जी? मराठों की तरफ जाता है कि ये जो है वो अखंड भारत का निर्माण करने वाले हैं। बट इनमें भी आपसी मनमुटाव में ये संभव नहीं हो पाता है और इसका फ़ायदा फिर कौन उठा लेते हैं? यूरोपियन उठा लेते हैं जी। और तीसरा ये भी हुआ था कि नादिर शाह 1700 के समय में नादिर शाह जो है वो लगातार, नादिर शाह किस साइड से? नॉर्थ वेस्ट साइड से लगातार जो है वो आक्रमण कर रहा था, तो वहाँ भी उसका भी खतरा था। तो ये 3 चीज़ें ऐसी होती हैं 1700 के बाद कि इनको जो है यूरोपियन इनका बड़े अच्छे से फ़ायदा उठा लेते हैं। ये इनका डायरेक्ट जो है वो इम्पैक्ट है वो कहाँ पे जाता है जी? दिल्ली के ऊपर जाता है। और दिल्ली अगर कमज़ोर होती है तो जाहिर सी बात है जो छोटे छोटे राज्य अपने आप को स्वतंत्र करेंगे और उनके ऊपर कब्जा करना आसान रहेगा जी इंग्लैंड को। ओके, अगर मैं आपको बता देता हूँ बंगाल में कैसी सिचुएशन थी ब्रिटिशर्स की। 1633 में अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं जी। उसके बाद 1651 में अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाते हैं जी हुगली में। ओके, और उसके बाद फिर क्या होता है? 1690 में सूता नदी और गोविंदपुर, ये जो है वो 2 जगह थी, इनके ये बंगाल में थी, इनके दीवानी राइट इनको मिल जाते हैं जी। क्या क्या मैंने बोला है? सूता नदी और गोविंदपुर, ये कहाँ थे जी? बंगाल में थे। और इन 2 जगहों के जो है वो दीवानी राइट किसको मिल जाते हैं जी? ब्रिटिशर्स को मिल जाते हैं। ओके, और फिर 1707 में मृत्यु हो जाती है जी औरंगजेब की। ओके, और फिर 1717 में एम्परर
फर्रुखशियार कुछ ऐसा काम करता है जो और भी बढ़ावा दे देता है जी ब्रिटिशर्स को कब्जा करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ब्रिटिशर्स आए और डायरेक्ट जो है वो कब्जा किया। ये 1633 से चले हुए थे और तब 1700 में जाकर के लगभग एक सेंचुरी के बाद इन्होंने होल्ड पाया है जी पूरे के पूरे इंडिया पे। ओके, तो इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखो जी, होता क्या है, 1717 में फर्रुखशियार जो है वो मुगल एम्परर था। ओके, क्या था, 1717 में जो फर्रुखशियार क्या था, वो मुगल एम्परर था। वो क्या करता है फर्रुखशियार, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्रुखशियार ये मुगल एम्परर था, मुगलों का राजा था। ये 3000 रुपये में, 3000 रुपये में अंग्रेजों को दस्तक पास देता है जी। क्या देता है, अंग्रेजों को दस्तक पास देता है। ये वो पास था कि अब इंग्लैंड को रिवेन्यू नहीं देना पड़ेगा, कि अब अगर वो ट्रेड करेंगे तो उसका जो है टैक्स मुगल को नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक साथ ही 3000 रुपये दे दिए थे। अब इसका मतलब ये है, अभी अपने तरीके से जितना चाहो उतना व्यापार कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा उठा करके फ़ोटोकॉपी कर करके सब में बांटा और जो है इसका मिसयूज़ किया है। फिर दस्तक पास का क्या होता है जी, मिसयूज़ होता है। अब इसका अगर मिसयूज़ होने लगा है और जो भी छोटे छोटे ट्रेडर थे वो भी इसका फ़ायदा उठाने लगे। अब जो इंग्लैंड ने तो देना बंद ही किया था, साथ में जो दूसरे ट्रेडर थे उन्होंने भी देना बंद किया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि रेवेन्यू वहाँ का घट जाता है। कहाँ का रेवेन्यू घट जाता है जी, बंगाल का। और आपको मैं बता देता हूँ, कोई भी राज्य सिर्फ 2 ही कारणों से मजबूत होता है जी। वो क्या है, एक तो वो सेना है और एक उसका वो कोष है, उसके पास कितना पैसा है। अब अगर ये कोष ही ख़त्म हो जाएगा तो सेना को जो है वो कैसे संभाल सकते हैं। ओके, तो अब जो है वो डायरेक्ट इसके बाद राजा पैनिक होने स्टार्ट हुए। अगर वो तंग होंगे तो जाहिर सी बात है इनमें आपस में लड़ाई होगी, और लड़ाई का जो क्या रिजल्ट है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ओके, एक बार इसको रब करते हैं, चलते हैं जी स्टार्टिंग में। तो इनिशियली परहैप्स द कंपनी ऑफिशियल स्टार्टेड एक्वायरिंग टेरिटरी जस्ट टू प्रोमोट एंड प्रोटेक्ट देयर ट्रेड इंटरेस्ट। स्टार्टिंग में जो कंपनी है उसको सिर्फ यही उसका एक मोटिव था कि जी उसने जो है सिर्फ अपने ट्रेड को जो है बढ़ावा देना है इसमें इंडिया में। दे कैम टू रियलाइज, बट टाइम के साथ उनको रियलाइज़ होता है कि लोकल रूलर जो है वो अगेंस्ट है जी एक दूसरे के। तो इस वजह से वो इंटरफेयर कर सकते हैं उनकी पॉलिटिक्स में, लोकल पॉलिटिक्स में, और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, हथिया सकते हैं और वहाँ से अपने ट्रेड को अच्छे से बढ़ावा दे सकते हैं। एंड इन द प्रोसेस एक्वायर्ड टेरिटरी, और उसके बाद फिर वो क्या करने लगते हैं जी, टेरिटरी को एक्वायर करने लगते हैं। तो सक्सेस के कारण क्या रहे थे, ब्रिटिशर्स जो है वो सक्सेसफुल होते हैं इंडिया में, इसके कारण क्या क्या थे। इसके कारण तो यही थे जी कि ऐसा नहीं है कि सक्सेस एकदम से 5 या 10 सालों में मिल चुकी है। इन्होंने लगभग पूरा का पूरा 1 शताब्दी लगी है, 100 साल लगे हैं जी पूरे के पूरे। और जहाँ पे इन्होंने डिप्लोमेटिक पावर यूज़ की है, जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पे डिप्लोमेटिक पावर यूज़ किया है, और जहाँ पे ज़रूरत मिलिट्री की थी वहाँ पे इन्होंने मिलिट्री को यूज़ किया है। जहाँ आराम से संधि से काम चल सकता था वहाँ संधि से काम चलाया, और जहाँ पे लड़ाई से काम चलता था वहाँ पे लड़ाई की है। तो इस तरीके से जो है वो ब्रिटिशर्स बड़े अच्छे तरीके से चले हैं इंडिया में अपने आप को फैलाने के लिए। तो अब देखो जी, ब्रिटिशर्स आते हैं जी बंगाल में। ओके, बंगाल, द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ द मुगल एम्पायर, इंक्लूड प्रेजेंट डे बांग्लादेश, बिहार एंड उड़ीसा। आपको बता देता हूँ कि मुगल एम्पायर के अंडर में ही सब कुछ आता था। तो बंगाल उसका एक इम्पोर्टेंट एरिया था और सबसे जो है अमीर एरिया था, सबसे ज़्यादा टैक्स वहीं से आता था। और बंगाल की अगर मैं बात करने लगा हूँ, इसका मतलब ये है कि आज का बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा और झारखंड, इस तरीके से पूरा का पूरा एरिया किस में आता था जी, बंगाल में आता था। बहुत ज़्यादा रिच था, अच्छे से इसमें टैक्स मिलता था, बहुत अच्छा ट्रेड होता था। ओके, ट्रेड होता था किस किस चीज़ का वो मैं आपको बताने लगा हूँ। जो एक्सपोर्ट होता था बंगाल से यूरोप में वो किस किस चीज़ों को होता था, वो कच्चे माल का था। क्या क्या था जी वो कच्चा माल, राइस है, वो इंडिगो है, पेपर है, शुगर है, सिल्क है, कॉटन है, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मसाले हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका जो है वो व्यापार होता था जी यूरोप में। कहाँ से, बंगाल से। ऐसा बोला जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का 60%
कितना जी 60%, जितना पूरे देश से जाता था उसका 60% ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले बंगाल से लेकर के जाती थी जी, कहाँ पे, यूरोप में। तो 60% अगर सिर्फ अकेले बंगाल से जाने लगा है, तब आप सोचोगे कि बंगाल कितना इम्पोर्टेंट था ब्रिटिशर्स के लिए। अब जाहिर सी बात है कि अब ये क्या करना स्टार्ट करेंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे अपने ट्रेडिंग को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे ब्रिटिशर्स बंगाल में। ओके, तो देखो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि होता क्या था उस समय। आपको मैंने स्टार्टिंग में दो चीज़ें बताई हैं कि कोई भी देश दो तरीके से मजबूत रहेगा, या तो उसके पास सेना हो या फिर उसके पास कोष हो, उसके पास पैसा हो। अब अगर ये रॉ मटेरियल यहाँ से लेकर के जाते थे बंगाल से, तो जाहिर सी बात है इसके बदले इन्होंने कुछ जो है वो रुपए देने होते थे जी। रुपए चलो उस टाइम नहीं था, बट आज के हिसाब से मैं बता देता हूँ, कुछ रुपए जो है वो देने होते थे। अगर ये रुपए देंगे, मतलब ब्रिटिशर्स जो है पैसा देंगे, चांदी के सिक्के जो भी था वो अगर देते हैं, तो इसका मतलब है उनका कोष ख़त्म होगा, और अगर कोष ख़त्म होगा तो इसका क्या फ़ायदा। ओके, तो मतलब उनको इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं होने वाला था। तो जाहिर सी बात है अब ये क्या सोचेंगे कि जितने से ज़्यादा एरिया अगर हम बंगाल का जो है वो एक्वायर कर लेते हैं, तो वहाँ पे पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वहाँ ऐसे ही व्यापार हो सकता है। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा ध्यान ये कहाँ पे लगाते हैं जी, बंगाल की तरफ लगाते हैं, और उसके बाद वहाँ से पैसा कमाते हैं, और फिर वो उस पैसे को कहाँ लगाते हैं जी, अपने ट्रेड में लगाते हैं, और दूसरे पोर्शन को जीतने में लगाते हैं, जैसे साउथ इंडिया हो गया जी, और उसके बाद फिर कहाँ चलते हैं, ये दिल्ली की तरफ बढ़ चलते हैं। तो इस तरीके से पूरे के पूरे इंडिया में ये अपना राज करते हैं। ओके, तो अब मैं आप बता देता हूँ कि इसका एक्सपेंशन कैसे होता है जी ब्रिटिश पावर का। ओके, बंगाल में सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान ये गवर्नर था जी, कहाँ का, बंगाल का। 1717 से 1727 तक ये रहा है। इन 1717 मुर्शिद कुली खान वाज अपॉइंटेड एज बंगाल सूबेदार गवर्नर बाय मुगल एम्पर फरुखसियार। फरुखसियार ने मुर्शिद कुली खान को यहाँ का जो है वो गवर्नर बना रखा था, तो 1719 में ये क्या करता है, उड़ीसा की भी गवर्नरशिप इनको ही सौंप देता है। ओके, ग्रांट द गवर्नरशिप ऑफ उड़ीसा आल्सो टू हिम बाय फरुखसियार इन 1719। 1719 में उड़ीसा की भी जो गवर्नरशिप थी वो किसके पास चली जाती है जी, मुर्शिद कुली खान के पास चली जाती है। और आपको याद रखना है इस समय दस्तक पास जो था वो पास हो चुका है, और यहाँ पे ये फ्री ट्रेड कर रहे हैं, जिसका बिल्कुल मिसयूज़ करने लगे हैं। इसका अब ये मिसयूज़ करने लगे हैं, और ये मुर्शिद कुली खान क्या करता है, ये ट्रांसफ़र कर लेता है जी अपनी कैपिटल को, राजधानी को ढाका से कहाँ करता है जी, मुर्शिदाबाद ये अच्छे से कंट्रोल करने के लिए इस राजधानी को चेंज कर लेता है, ताकि इनके ऊपर अच्छे से कंट्रोल पाया जा सके। ओके, तो ये आपको याद रखना है, मुर्शिद कुली खान की समय से कहाँ तक रहा, 1717 से 1727 तक। ओके, और उस समय कौन था जी, मुगल एम्परर, वो था जी फरुखसियार। और किसने कैपिटल जो है वो राजधानी चेंज की है जी, ढाका से मुर्शिदाबाद, तो आपका याद रखना है जी मुर्शिद कुली खान। और किसके समय में, फरुखसियार के समय। ओके, फिर आता है जी मुर्शिद कुली खां के बाद शुजाउद्दीन। ओके, शुजाउद्दीन आता है, ये 1727 से 1739 तक जो है वो रहता है, गवर्नर कहाँ का, बंगाल का। ही वाज द सन इन लॉ ऑफ मुर्शिद कुली खान। सन इन लॉ है जी ये मुर्शिद कुली खान का। ही वाज ग्रांटेड द गवर्नरशिप ऑफ बिहार बाय मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला इन 1733। 1733 में मोहम्मद शाह रंगीला जो एम्परर था, मुगल एम्परर था, उसके द्वारा गवर्नरशिप दी जाती है बिहार की भी, किसको, शुजाउद्दीन को। शुजाउद्दीन कौन था जी, सन इन लो था किसका, मुर्शिद कुली खान का। मुर्शिद कुली खान कौन था जी, गवर्नर था बंगाल का, किसके समय, फरुखसियार के समय। फरुखसियार ने क्या किया, दस्तक पास दिया था, जिसका मिसयूज़ कर रहे थे ब्रिटिशर्स अभी तक। ओके, तो याद रखना है जी, दस्तक पास यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा, इम्पोर्टेंट है वो। उसके बाद शुजाउद्दीन के बाद कौन आता है जी, सरफराज खान आता है। ये एक साल रहता है 1739 से 1740 तक।
ये बेटा है जी सन ऑफ सुजाउद्दीन एंड वाज मर्डर्ड बाय अली वर्दी खान द डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार इन 1740। डिप्टी गवर्नर है जी अली वर्दी खान। ओके, कहाँ का? बिहार का। ये क्या करता है? मर्डर कर देता है जी, मार देता है सरफराज खान को 1740 में। अब जब ये बात वहाँ पे पहुँचती है ऊपर रंगीला के पास, तब उसको क्या करता है, ये लगभग 2 करोड़ रुपए उसको देता है जी, लगभग 2 करोड़ रुपए उसको देता है। और वहाँ से फिर ये कहता है अली वर्दी खां को, चलो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे जो है वो गवर्नर रह सकते हो। तो कहाँ पे रहता है जी? 1740 से लेकर के 1756 तक ये रहता है। और 1756 के बाद आएगा 1757, जहाँ पे प्लासी का युद्ध जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा जी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो। ओके, तो अली वर्दी खान कब से कब तक रहता है? 1740 से 1756 तक। लीगलाइज हिज अजरपेशन बाय रिसीविंग अ फरमान फ्रॉम मुगल एम्पर मोहम्मद शाह रंगीला आफ्टर पेइंग हिम ₹2 करोड़। 2 करोड़ के बाद फरमान मिलता है, चलो ठीक है, आप जो है वो यहाँ से जो है वो गवर्नर हो। उसके बाद फिर क्या है, अली वर्दी खान लगभग 15 साल तक जो है वो यहाँ पे रूल करता है और मराठों के साथ भी जो है इस समय ये युद्ध करता है। अब देखो, मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला व्यक्ति था जी, बिल्कुल था। ओके, इतना जो है कंट्रोल में नहीं रख सका था वहाँ पे अपने मुगल यहाँ का दिल्ली के सिंहासन को। ओके, तो जाहिर सी बात है छोटे छोटे राज्य अब टूट चुके थे। उसके बाद अली वर्दी खान मराठों के साथ लड़ रहा था, तो जाहिर सी बात है ना तो दिल्ली पे अच्छा कंट्रोल है, ऊपर से जो बंगाल में है वो खुद लड़ रहे हैं आपस में, तो इसका एडवांटेज कौन लेता है? यूरोपियन उठा लेते हैं जी। ओके, अच्छा, इस समय जो है 1750 के बाद क्या होता है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 7 ईयर वॉर चलती है जी। ओके, 7 ईयर वॉर चलती है 1756 में। होता क्या है वहाँ पे, ये एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं और ये फिर 1763 में जा कर के बंद होती है ट्रीटी ऑफ पेरिस पे। ये सभी बातें मैंने प्रीवियस वीडियोस में जो है वो बता दी थी, फ्रेंच के बारे में और इंग्लैंड के बारे में जो मैंने वीडियो डाली हैं, आप जा कर के चेक कर सकते हो जी। ठीक है, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इन सभी चीज़ों को, ट्रीटी ऑफ पेरिस को वगैरह वगैरह जो भी है। तब होता क्या है कि ये यूरोप में जो है 1756 में इनकी जब लड़ाई चलती है, उससे पहले भी, बल्कि ऐसा नहीं है कि एकदम से सब कुछ हुआ है, उससे पहले भी थोड़ा थोड़ा आपस में एक दूसरे के जो है टक्कर थी इनमें। तो होता क्या है वहाँ पे, अब इंडिया में भी सोचते हैं कि फ्रेंच भी है, इंग्लैंड भी है इंडिया में, तो अभी सोचते हैं कि एक दूसरे से बचाव के लिए क्या करते हैं, ये अपनी जगह को किलेबंदी स्टार्ट कर देते हैं जी। ओके, ही प्रिवेंटेड द इंग्लिश एंड फ्रेंच फ्रॉम फोर्टिफाइंग देयर फैक्ट्रीज एट कलकत्ता एंड चंद्रनगर रेस्पेक्टिवली। इंग्लैंड क्या करता है, कलकत्ता में फैक्ट्री को फोर्टिफाई करता है, और फ्रेंच क्या करता है, चंद्रनगर में, दो ही जगह थे चंद्रनगर और पौंडीचेरी में फ्रेंच, तो चंद्रनगर की फैक्ट्री को फोर्टिफाई करता है जी, किलेबंदी करता है, और बिना किसके पूछे, इसके अली वर्दी खां के बिना परमिशन के। अब ये पूछते हैं, ना तो दस्तक पास का ये अच्छे से यूज़ कर रहे थे, मतलब उसको भी मिसयूज़ कर रहे थे, ऊपर से क्या करते हैं, फोर्टिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। अब तक जो है इनके खिलाफ, इनके मन में रोष था, जो गवर्नर थे यहाँ के, इनके मन में रोष था किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, बट अभी तक वो सामने नहीं आया था। तो 1757 में वो बिल्कुल से एकदम से सामने आने वाला है। ओके, तब होता क्या है, 1756 में अली वर्दी खां की जो है मृत्यु हो जाती है। अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है, परंतु इसका कोई भी बेटा नहीं है। अली वर्दी खान का कोई भी बेटा नहीं है, सिर्फ इसकी 3 बेटियां थी जी। तीनों बेटी में होता यह है कि सबसे छोटी बेटी का जो सिराजुद्दौला जो बेटा है, वो यहाँ पे नवाब बन जाता है। अब अगर वो नवाब बनेगा जी यहाँ पे बंगाल का, तो जाहिर सी बात है जो 2 रहेंगी वो जो है वो इसके एंटी में रहेंगी। अब ये एंटी में रहेंगी, एक तो ये 2 खुद एंटी हो गई, और इसके साथ साथ जो इसके दूसरे मंत्री थे वो भी इसी ही उसमें थे कि हम जो है यहाँ का नवाब बनेंगे, वो भी इस सिराजुद्दौला के जो है वो एंटी में हो जाते हैं। तो अब जाहिर सी बात है इसको इंटरनल मैटर भी देखना, और यहाँ पे दूसरी तरफ ये किलेबंदी स्टार्ट कर रहे थे, इनको भी जो है वो कंट्रोल करना था। तो अब जो है वो डबल ट्रिपल जो है जिम्मेदारी आ चुकी थी सिराजुद्दौला के पास। तो अब अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं तो आप देखोगे जी, सिराजुद्दौला 1756 से 1757 तक ही रहता है, क्योंकि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होने वाला है। अली वर्दी खान वाज सक्सीडेड बाय हिज ग्रैंड सन सिराजुद्दौला, जो सिराजुद्दौला का नाना जी था जी ये। ओके, अली वर्दी खान, अली वर्दी खान के बाद कौन आता है जी, सिराजुद्दौला आता है। ओके, सिराजुद्दौला सीज द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार। अब ये देखता है कि अली वर्दी खान देखता है कि इन्होंने फोर्टिफाई करना स्टार्ट
स्टार्ट देता है। बट उसकी मृत्यु के बाद फिर कौन आता है, सिराजुद्दौला, और वो ऐसे करने से मना करता है। तो कासिम बाजार में जो इंग्लिश फैक्ट्री थी वो उसकी तरफ बढ़ता है और उसको सीज कर देता है जी, उसके बंद कर देता है। ओके, ऑन जून 20, 1756 फोर्ट विलियम सरेंडर बट रॉबर्ट क्लाइव रिकवर्ड कलकत्ता। उसके बाद फिर ये क्या करते हैं जी, 20 जून 1756 को जो फोर्ट विलियम, जो किला था जी कलकत्ता में फोर्ट विलियम, उसको भी जो है ये हथिया लेते हैं जी सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला वहाँ पे हथिया लेता है जी किसको, फोर्ट विलियम को। वहाँ पे एक चीज़ और होती है, वहाँ पे फिर उसको हथिया करके, उसको कब्जा करके, उसके बाद उसमें क्या करता है जी, एक वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जी ब्लैक होल ट्रेजेडी। ओके, क्या देखने को मिलेगी जी, ब्लैक होल ट्रेजेडी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उसमें क्या था मैं अभी आपको थोड़ी देर में जो है वो बताऊँगा। ओके, तो अब देखो ब्लैक होल ट्रेजेडी में ये था कि लगभग 126 जो ब्रिटिशर्स थे उनको एक छोटे से कमरे में ये डाल देता है सिराजुद्दौला, और सफोकेशन की वजह से उनमें बहुत से व्यक्ति जो है वो मर जाते हैं। तो उनमें से एक व्यक्ति बचता है और वहाँ से वो भाग करके जाता है जी रॉबर्ट क्लाइव के पास। रॉबर्ट क्लाइव कहाँ पे है जी, वो है अभी मद्रास में। आपको मैंने 3 चीज़ें बताई थी जी, आपको बताई थी यहाँ पे क्या बंगाल था, मद्रास था और बॉम्बे था। अब यहाँ पे वो बैठा है मद्रास में। ये कैसे भी यहाँ पे पहुँचता है रॉबर्ट क्लाइव को बताता है। रॉबर्ट क्लाइव अब अपनी सेना लेकर के आता है जी कहाँ पे, बंगाल की तरफ। ओके, और ये पहुँचता है जी जनवरी में, ये पहुँचता है 1756 जून की बात है ये। उसके बाद फिर ये पहुँचता है वहाँ पे और फिर वापिस ये आता है। तो जनवरी आ चुका है जी 1757 में। अब जब ये 1757 में आ चुका है, कौन, रॉबर्ट क्लाइव, ये देखता है कि इस समय सिराजुद्दौला के पास जो सेना है 50,000 की सेना थी, बहुत बड़ी सेना थी, आराम से हार सकता था रॉबर्ट क्लाइव। बट इसकी वजह से ये हार सकता था, इसने देखा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये ट्रीटी कर देता है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर। अब यही एक इसकी बेवकूफ़ी हम बोल सकते हैं यहाँ पे सिराजुद्दौला की, या कुछ ऐसी कंडीशन भी रही होगी, ऐसा नहीं कह सकते हम। ओके, इतना बड़ा एक नवाब था तो वहाँ पे क्या पता क्या कंडीशन बनी होगी। बट हाँ, ये थी इसकी गलती थी ये कि यहाँ पे ये ट्रीटी करता है अलीनगर की। अगर यहाँ पे इनके साथ अभी जनवरी में ही युद्ध कर लेता तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इंग्लिश जो है वो आराम से हार सकते थे। तो यहाँ पे साइन होती है जी ट्रीटी, और इसमें फिर क्या होता है, जो सिराजुद्दौला है इनके लगभग सभी डिमांड, मेजर डिमांड जो है वो मान लेता है। वो कैसे कि इनको जो है फोर्ट विलियम, जो इनका किला था, वो भी इनको वापस कर देता है, और जो दस्तक पास था वो भी जो है अलाउ कर देता है जी, चलो ठीक है, आप जो है वो ठीक से जो है इसको यूज़ करोगे। और उसके बाद फिर क्या होता है अब जनवरी के बाद यहाँ पे संधि हो जाती है, अपना दोबारा से ट्रेडिंग सही जो है वो चल जाती है। तो 1757 मार्च में क्या करते हैं ब्रिटिशर्स, चंद्रनगर जो किसका था, फ्रेंच का था, वहाँ पे जो है कैप्चर कर लेते हैं। अब फिर दोबारा से दिमाग ख़राब होगा सिराजुद्दौला कि ऐसे कैसे कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तब फिर जो है अब इसके बाद बैटल ऑफ प्लासी होना स्टार्ट रहेगी जी। तो अब हम बात करते हैं जी बैटल ऑफ प्लासी की। होता क्या है कि जब जनवरी में ट्रीटी ऑफ अलीनगर होती है, उसके बाद से ही ये लगातार इनके जो अंदर के व्यक्ति थे, जो इनके खिलाफ थे सिराजुद्दौला के, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इनको अपनी तरफ जो है वो लगाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ऐसे ही आप देखोगे मीर जाफ़र जो है वो सेनापति था, उसको ही ये अपनी तरफ जो है वो लगा लेते हैं। बट एक बार तो जो है वो मीर जाफ़र पकड़ा भी गया था, बट उसके बाद फिर वो हाथ जोड़ता है कि नहीं साहब आगे से ऐसा नहीं होगा। बट फिर वो दोबारा से सिराज उसके ऊपर विश्वास करता है, और अंत में लगभग 90% तो इसकी सेना नहीं लड़ती है, सिर्फ 10% ही कुछ 2-3 व्यक्ति थे वो लड़ते हैं इसकी तरफ से, और ये हार भी जाता है बैटल ऑफ प्लासी। ओके, तो इस तरीके से ये रहा था, मतलब इसके अपने जो अपने थे सिराजुद्दौला के, उन्होंने ही इसका साथ छोड़ दिया था। तो देखो यहाँ पे मैं बात करता हूँ बैटल ऑफ प्लासी। कंपनी मिस यूजेज ऑफ इट्स प्रिविलेज दैट एडवर्सली अफेक्ट द नवाब फाइनेंस। वही बात थी कि जो दस्तक था उसका बिल्कुल से मिसयूज़ कर रहे थे, और जो एडवर्सली अफेक्ट था मतलब बड़ा बुरा प्रभाव था नवाब के कोष के ऊपर। तो जाहिर सी बात है नवाब को दिक्कत आएगी। अब इंग्लिश फोर्टिफाइड कलकत्ता विदाउट नवाब परमिशन। अब ये कलकत्ता को तो फोर्टिफाई इन्होंने किया था, आपको बता दिया है। तब उसके बाद फिर क्या करता है, इंग्लिश फैक्ट्री को, फोर्ट को जो है कलकत्ता के सिराज जो है कैप्चर कर लेता है। और ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है जी,
मैंने 126 कहा था, 146 जो है वो लगभग जो है इनको इम्प्रिजन किया जाता है, और उसके बाद जो है छोटे से रूम में था, और उनमें से 123 जो है वो डेड हो जाते हैं जी। इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी किसने की, किसके समय में हुई, तो आपका आंसर रहेगा सिराजुद्दौला के समय में। ओके तो उसके बाद फिर क्या था, बैटल ऑफ प्लासी 2 जून 2 जून 1757, याद रखना है जी, 2 जून 1757 क्या होती है जी, बैटल ऑफ प्लासी यहाँ पे होती है। ये कॉन्स्पिरेसी थी। ओके ऐसे नवाब नहीं हार सकता था, बट कॉन्स्पिरेसी ये थी कि इसके जो मेन मेंबर थे लड़ने वाले, वे ही इनकी तरफ हो चुके थे, ब्रिटिशर्स की तरफ। मीर जाफ़र जो मीर बख्शी था, सेनापति था वहाँ का, मीर जाफ़र, वो ही इसकी तरफ हो चुका था, ब्रिटिशर्स की तरफ। ब्रिटिशर्स ने बोला था कि जी आपको यहाँ का नवाब बना देंगे। मानिक चंद ऑफिसर इंचार्ज ऑफ कलकत्ता, अमी चंद और भी बहुत से इसकी अंदर के जो व्यक्ति थे वो सभी की सभी उसकी तरफ हो चुके थे, ब्रिटिशर्स की तरफ। इसकी वजह से फिर ये हार जाता है जी। ओके और यहाँ से रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। तो याद रखना है, रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला के बीच में होता है। जीता कौन है, रॉबर्ट क्लाइव, मतलब ब्रिटिशर्स यहाँ पे जीत जाते हैं 2 जून 1757, बैटल ऑफ प्लासी। तो उसके बाद अब कौन बनेगा जी, मीर जाफ़र यहाँ का नवाब बनने वाला है 1757 से 1760 में। ये एसएससी और अपने स्टेट एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट रहते हैं। ओके कि कौन जो है वो राजा बना, किसने कैपिटल ट्रांसफ़र की, दस्तक पास दिया, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ओके ये इम्पोर्टेंट रहते हैं। ओके ऐसा नहीं रहेगा, ये नहीं पूछेगा कि कब जो है वो जो रॉबर्ट क्लाइव है वो मद्रास से बंगाल की तरफ चला था, ये इतना इम्पोर्टेंट है। बस हाँ ये है कि एक स्टोरी है, स्टोरी से आपको बड़े अच्छे से याद रहेगा, कोरिलेट करके आप देख सकते हो। ओके द कंपनी वॉज ग्रांटेड अनडिस्प्यूटेड राइट टू फ्री ट्रेड इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अब ये 1757 के बाद, जीतने के बाद बंगाल को, इनको जो है वो फ्री ट्रेड जो है पास वो मिल जाता है। बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, अब सभी जगह पे जो है इनको वो फ्री ट्रेड पास मिल जाता है। कब मिलता है, मीर जाफ़र के समय। याद रखना है 3 जगह हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, फ्री ट्रेड होती है। किस समय, मीर जाफ़र के समय। क्यों होती है, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी जीत जाते हैं, जिसमें मीर जाफ़र को बोला गया था कि आप सिराज की तरफ से ना लड़के हमारी तरफ से लड़ोगे। मीर जाफ़र हाउएवर फेल इनटू अरियर्स एंड वाज फोर्स टू एब्डिकेट इन फेवर ऑफ हिज सन इन लॉ मीर कासिम। अब ये देखता है कि अब दोबारा से ये इनकी डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाता है, इसकी वजह से ये मीर जाफ़र को हटा देते हैं। अब जो है ये पपेट थे इनके। ओके ये नवाब थोड़ी थे, ये तो कुत्ते थे इनके, जब चाह हटा दिया, जब चाह बैठा दिया। तो मीर जाफ़र को हटा देते हैं, मीर कासिम को वहाँ बैठा देते हैं। ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। अब ये बैटल ऑफ प्लासी जो है वो फाउंडेशन का काम करते हैं जी ब्रिटिश एम्पायर के इंडिया में, मतलब यहीं से स्टार्ट होगा जी इनका एम्पायर। द बैटल एस्टेब्लिश द मिलिट्री सुप्रीमेसी ऑफ द इंग्लिश इन बंगाल। अब ये मिलिट्री भी, अब जाहिर सी बात है ये हारे थे तो इनकी मिलिट्री जाहिर सी बात है अच्छी रही होगी, बट असलियत तो आपको पता ही है। बट यहाँ पे मिलिट्री सुप्रीमेसी हो जाती है जी इंग्लिश की, कहाँ पे, बंगाल में, कि इनके ऊपर मिलिट्री नहीं है। फिर मीर कासिम आता है जी 1760 से 1764 तक। मीर कासिम सीडेड बुर्दवान, मिदनापुर एंड चित्तागोंग। ओके अब ये मीर कासिम जो है एक अच्छा नवाब था, ये इनको जो है थोड़ा कंट्रोल करना चाहता था। इस वजह से इसने क्या किया, मुर्शिदाबाद, जो डक्का से मुर्शिदाबाद आई थी, या मुर्शिदाबाद से मुंगेर की तरफ अपनी कैपिटल ले चुका था, वहाँ पे शिफ्ट की थी जी। किसने की थी, मीर कासिम ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने कंपटीशन एग्जाम के लिए, किसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है वो कैपिटल शिफ्ट की है, आंसर आएगा जी मीर कासिम। उसके बाद फिर क्या होता है, मीर कासिम सून रिवोल्टेड एज ही वाज एंग्री विद द ब्रिटिश फॉर मिसयूजिंग द दस्तक। अब दस्तक ही इनका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था जो ट्रेड को बढ़ावा दे रहा था, तो दोबारा से जब ये मिसयूज़ करते हैं तब फिर दोबारा उसको प्रॉब्लम होती है मीर कासिम को। ओके वो रिवोल्ट कर देता है जी यहाँ पे। हाउ एवर हैविंग बीन डिफीटेड बाय द ब्रिटिश ही फ्लैड टू अवध। अब लड़ाई होती है तो वो हार जाता है, जाहिर सी बात है हारेगा। मिलिट्री सुप्रीमेसी किसकी थी, ब्रिटिशर्स की थी बंगाल में, तो अवध में जो है वो भाग जाता है। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, अवध का रूलर है जी सुजाउद्दौला, और मुग़ल एम्परर है जी शाह आलम सेकंड, और कौन है जी, मीर कासिम। ये तीनों के तीन व्यक्ति फिर आपस में इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ते हैं जी, बैटल ऑफ बक्सर 1764। ये याद रखना है, 3 थे, कौन कौन, मीर कासिम, सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं, सुजाउद्दौला, और शाह आलम सेकंड। और उधर से कौन लीड करते हैं, मुनरो,
मुनरो लीड करते हैं जी किसको, ब्रिटिशर्स को। बैटल ऑफ बक्सर होता है जी 1764। ओके, बैटल ऑफ प्लासी को द्वार बोला जाता है जी कि इसने द्वार खोले थे। बैटल ऑफ बक्सर जब ये जीतेंगे अब बोला जाता है कि ये रियल फाइट थी। अगर यहाँ पे ये हार जाते बैटल ऑफ बक्सर तब बैटल ऑफ प्लासी का कोई मायने नहीं रह जाता। बट बैटल ऑफ बक्सर होती है 1764 में। मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम सेकंड एक तरफ थे और ब्रिटिशर्स एक तरफ थे। बैटल ऑफ बक्सर ये हार जाते हैं और यहाँ पे अपना बिल्कुल एक अब अच्छे से जो है वो अपने आप को स्थापित कर लेते हैं जी ब्रिटिशर्स। कहाँ पे, बंगाल में। पूरा का पूरा एरिया कहाँ चला गया है जी, बंगाल में जो है वो इनके पास चला गया है, बंगाल का सारा एरिया। अब जाहिर सी बात है वहाँ से जो इनकम रहेगी, अब ये फ्री ट्रेड तो करेंगे ही, साथ में जो दूसरे आएगा टैक्स वगैरह आएगा उसको अब ये कहाँ पे यूज़ करेंगे जी, साउथ इंडिया को जीतने में अब ये लगाएंगे और अन्य पार्ट्स को जीतने में ये लगाएंगे। उसके बाद फिर मीर जाफ़र वाज अगेन प्लेस्ड ऑन द थ्रोन। अब दोबारा से मीर जाफ़र दोबारा से लाया गया कि आप बैठो। अब बात ये है कि कोई भी अब नवाब नहीं है, नवाब तो बस नाम का है, सिर्फ नाम का, और कुछ भी नहीं है। सक्सेसर ऑफ मीर कासिम, मीर कासिम के बाद बताता हूँ कौन कौन से आए हैं। मीर जाफ़र आया है जी 1 साल, फिर निजामुद्दौला आता है जी 1765 से 1766, फिर सैफुद्दौला आता है 1766 से 70 तक, और फिर आता है जी मुबारकुद्दौला आता है जी 1770 से 1772 तक। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑन मीर जाफ़र डेथ, जब मीर जाफ़र जो है वो मर जाता है, उसका सन होता है जी निजामुद्दौला वाज प्लेस्ड ऑन द थ्रोन एंड साइन ट्रीटी ऑन 20 February 1765 by which the Nawab was to disband most of his army and to administer बंगाल थ्रू अ डिप्टी सूबेदार नॉमिनेटेड बाय द कंपनी। अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक काम होता है जी 20 फरवरी 1765 को एक इम्पोर्टेंट संधि होती है जी ब्रिटिश और निजामुद्दौला जो किसका बेटा था जी, मीर जाफ़र का, कि अब से नवाब कोई भी अपनी आर्मी नहीं रखेगा। आर्मी इस वजह से नहीं रखेगा, कहीं आप दोबारा से अब लड़ाई अगर लड़ना चाहेगा, अगर आर्मी नहीं है तो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता वो। ओके, अब जो है सिर्फ आर्मी किसके पास रहेगी जी, ब्रिटिशर्स के पास रहेगी, इनके पास अब कोई आर्मी नहीं है। क्लाइव कॉन्क्लूडेड 2 सेपरेट ट्रीटी, इलाहाबाद ट्रीटी किसके साथ, शाह आलम सेकंड के साथ, और फिर एक होती है जी शुजाउद्दौला के साथ 1765 में। ओके, 2 अलग अलग ट्रीटी करते हैं, उसके बाद इनको बिल्कुल ये जो है वो अपने कंट्रोल में रखने वाले हैं। तो डूल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल आती है 1765 से 1772 तक, रॉबर्ट क्लाइव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी कि डूल गवर्नमेंट जो है वो द्विस्तरीय जो सरकार है वो कौन स्टार्ट करता है जी, गवर्नमेंट कौन स्टार्ट करता है बंगाल में, रॉबर्ट क्लाइव करता है। ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1765 में स्टार्ट हो जाती है। तो इस समय कंपनी क्या क्या करेगी, दीवानी राइट जो है, जो भी अपना पैसे का काम रहेगा वो किसके पास रहेगा जी, कंपनी के पास रहेगा। और जो निज़ाम था जी निजामुद्दौला के बाद जो है, और दूसरे जो राइट थे वो किसके पास चले जाएंगे जी, इसके पास चले जाएंगे नवाब के पास। ओके, बट फिर कुछ ऐसा होता है कि 1772 में आते आते ये जो डूल सिस्टम था, ओके, द्विस्तरीय सिस्टम था सरकार का, ये भी ख़त्म हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डूल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो कौन ख़त्म करता है जी, वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में। कब स्टार्ट होता है जी, 1765 में ये स्टार्ट होता है। ओके, कि कुछ जो सरकार का कुछ पोर्शन जो है वो इम्पोर्टेंट जो है, मतलब जो पैसे का वगैरह का सिस्टम है वो तो कौन देखेगा, ये ब्रिटिशर्स देखेंगे। जो दूसरा और जो मसले हैं वो कौन देखेगा जी, ये नवाब देखेंगे। ओके, और उसके बाद फिर 1772 में इसके बाद तो ये ख़त्म हो ही जाता है, वॉरेन हेस्टिंग्स इसको ख़त्म कर देता है और फिर इनको बिल्कुल से हटाता है और वहाँ पे फिर अपना खुद का कंट्रोल जो है वो हो जाता है इनका। तो ये था जी पूरा का पूरा बंगाल। ओके, 1772 तक हमने पढ़ा है। इसके बाद जो कुछ मैसूर आता है, फिर पंजाब आता है, दूसरी चीज़ें आती हैं, वो सभी हम नेक्स्ट वीडियो में आराम से करने वाले हैं। तो ओके, तो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। थैंक यू।